हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास के चैप्टर नंबर 5 थ्रू द आइज़ ऑफ ट्रैवलर्स। यात्रियों के नज़रिए से भारत में बहुत सारे यात्री थे जो टाइम टाइम पर घूमने आए थे। उन यात्रियों ने भारत के बारे में कुछ परसेप्शंस बताई थी अपनी। उन्होंने धारणाएं जो बना रखी थी, कॉन्सेप्ट्स जो बना रखे थे, वो बताई थी कि इंडियन सोसाइटी किस तरीके की है, किस तरीके से वो ट्रेडिशनल को फॉलो करती है। तो जो हमारे आए थे यात्रियों के खाते से हम लोगों के सामाजिक जीवन के पहलुओं के बारे में चर्चा करेंगे कि किस तरीके से किस टाइम पीरियड पर 3 यात्री आए थे। बहुत सारे यात्री आए थे वैसे तो, लेकिन हम जो डिटेल से डिस्कस करेंगे वो 3 यात्री हैं जिन्होंने इंडियन कल्चर पर बहुत ही अच्छे तरीके से अपना जो व्यूज़ हैं वो हमें दिए थे। अंडरस्टैंड किया था हमारे पास्ट को कि किस तरीके से हमारे पास्ट पर क्या थीम थी, हमारे पास्ट की किस तरीके से फोकस किया था। तो ये जो 3 यात्री थे जो 10वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक, यानी कि 10th सेंचुरी से 17th सेंचुरी के बीच जो हमारी इंडियन हिस्ट्री में आए थे, इन्होंने हमारे ट्रैवल अकाउंट को रिकंस्ट्रक्ट किया था, अपनी यात्रा का वृत्तांत सुनाया था। फर्स्ट है अल ब्रूनोनी, सेकंड है इब्न बतूता, वो थर्ड है फ्रांस कोइज बेरनियर। तो ये तीनों इंडिया आए थे। इन्होंने इंडिया में टाइम बिताया, समय बिताया। जो इंडिया के कुछ कल्चर्स हैं, रीति रिवाज हैं, रिचुअल्स हैं, उनको समझने की कोशिश की और उनके बारे में अपनी बुक में, अपनी लैंग्वेज में लिखा। तो विदेशी यात्रियों के खाते में भारत के इतिहास को 10वीं से 17वीं शताब्दी तक समेटने में सहायक था। जो हमारा इंडियन या ट्रैवलर्स के अकाउंट में हमारा इंडिया था, उसको रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की गई है। अधिकांश यात्री विशाल सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण से आए थे, यानी कि मोस्ट ऑफ द ट्रैवलर्स क्रम ऑफ वेस्टली डिफरेंट सोशल एंड कल्चर इन्वायरमेंट, यानी अलग अलग कोई जैसे बलूचिस्तान से आया, कोई इराक से आया, कोई इस्लाम धर्म से आया, कोई कहीं से आया, यानी कि अलग अलग संस्कृति और अलग अलग कल्चर के जो हैं यात्री हैं वो हमारे यहाँ घूमने आए थे। इसलिए वे रोज़मर्रा की गतिविधियों और प्रथाओं के प्रति अधिक चौकस थे, यानी कि उनको अपनी जो कल्चर है वो समझ आया था और हमारे कल्चर से भी रिलेटेड बातें वो सीखना चाह रहे थे। ये स्वदेशी लेखकों द्वारा दिए गए थे। परिप्रेक्ष्य में उनका अंतर उनके खातों को दिलचस्प बनाता है। देयर डिफरेंस इन पर्सपेक्टिव मेक्स देयर अकाउंट इंटरेस्टिंग। उन्होंने जो इंडिया के बारे में अपने पर्सपेक्टिव से जो अलग अलग बातें कही हैं, वही हमारे इंडिया को अलग बनाते हैं, वही हमारे इंडिया को अलग तरीके से डिस्क्राइब करते हैं कि इंडिया किस तरीके से अलग है, किस तरीके से वो स्ट्रॉन्ग बन सकता है। देयर अकाउंट्स डील विद अफेयर्स ऑफ द कोर्ट, रिलीजियस इशू, आर्किटेक्चरल फीचर्स एंड मोनूमेंट्स। उनके खाते अदालत के मामले, मतलब उन्होंने जो मेन फोकस था ना वो डाला था कि यहाँ पे न्याय कैसे होता है, जुडिशरी सिस्टम कैसा है, रिलीजियस इशू क्या होंगे, किस तरीके से जो लोगों को है वो बहुत ज़्यादा जो सुविधा है वो लोग प्रदान करते हैं, लोगों का धर्म के प्रति क्या थॉट्स है, एक दूसरे के लिए वो क्या फील करते हैं। इस तरीके से बहुत सारे पॉइंट्स हैं या मुद्दे हैं जिस पर उन यात्रियों ने, जो ट्रैवलर्स इंडिया आए थे टाइम टू टाइम, उन्होंने बात की थी। अब ये देखो कि बाहर के लोग भी इंडिया आ रहे हैं, इंडिया को जानने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ क्या चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, यहाँ के लोग किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस डालते हैं, किन चीज़ों पर नहीं डालते, क्या यहाँ पे और ज़्यादा बेटर किया जा सकता है। यानी कि भारत में कुछ तो इंटरेस्टिंग था जो बाहर की कंट्री के लोग यहाँ पे रहते थे, यहाँ के बारे में जानते थे, फिर अपने देश से कंपेयर करते थे और फिर उसको अपनी बुक में भी वो राइट करते थे। तो फर्स्ट जिसके बारे में हम पढ़ेंगे बेटा वो है अल ब्रूनी। जो अल बिरूनी था उसका जन्म हुआ था 1973 में, जिसको अब वर्तमान में हम उज़्बेकिस्तान बोलते हैं, यानी प्रेजेंट टाइम पीरियड में जो उज़्बेकिस्तान है वो पहले ख्वारिज़म हुआ करता था। उस कंट्री का नाम पहले था ख्वारिज़म, अब वो उज़्बेकिस्तान है, वहाँ हुआ। ये एक बहुत ही जो कहते हैं ना लर्नड वाइज जेंटलमैन था, एक विद्वान था, वेल वर्स्ड इन सेवरल लैंग्वेज, बहुत सारे लैंग्वेज जानता था, सीरिया, अरबी, फ़ारसी, हिब्रू, संस्कृत जैसी बहुत सारी भाषाएं। आज के टाइम में हम लोग तो 1 या 2 लैंग्वेज को सीखने में ही बहुत टाइम लगा देते हैं, बहुत डिफ़िकल्टीज़ फेस करते हैं, पर ये देखो अल बिरूनी 1973 के टाइम पीरियड में भी इतनी सारी लैंग्वेज को जानता था। सीरिया, अरेबिक, फ़ारसी, हिब्रू, संस्कृत, बहुत सारे लैंग्वेज को ये जानता था। ही हैज़ लर्न द अरेबिक ट्रांसलेशन ऑफ ग्रीक्स फिलोसफर्स लाइक
प्लेटो, उन्होंने प्लेटो जैसे यूनानी दार्शनिक का अरबी अनुवाद सीखा। यानी कि ये जो उज्बेकिस्तान है ना बेटा, वहाँ पे अरबी लैंग्वेज ही बोलते हैं। तो ये अरबी लैंग्वेज को बहुत ईजी से बोल सकता था, क्योंकि मदर टंग लगा लो तो इसकी मदर टंग होगी ना। तो जो प्लेटो ने जो भी कुछ ग्रीक भाषा में लिखा था, उसने इसका अरबी में अनुवाद किया था। मोहम्मद गजनी ने 1017 में ख्वाजीरम पर आक्रमण किया और अल बिरूनी को भी गजनी के साथ लाया गया। यानी जो मोहम्मद गजनी था, इसने 1017 में वहाँ पर आक्रमण किया और उसको भी साथ लेके चले गए। वाई एंड व्हेन डिड अल बिरूनी केम इन इंडिया, भारत में अल बिरूनी क्यों और कब आया? ये आज आपके लिए क्वेश्चन है बेटा, आप खुद इसकी खोज करोगे, खुद इसका आंसर फाइंड आउट करोगे कि अल बिरूनी है वो इंडिया में क्यों आया था, उसके पीछे क्या रीज़न था और कब आया था। When the Punjab became a part of the Ghaznavid Empire, अल-बिरूनी ऑल्सो फोल्ड गजनी एंड सेटल देयर। जब पंजाब गजनी साम्राज्य का हिस्सा बना था ना, तो अल-बिरूनी ने गजनी का अनुसरण किया और वहाँ बस गए। यानी कि जब अल-बिरूनी है, जब मैंने बताया गजनी ने 1017 में 1017 में आक्रमण किया था और वो उसको अपने साथ ले आए थे, तब पंजाब भी गजनी का ही एम्पायर का ही हिस्सा हुआ करता था। और अल-बिरूनी है ना, वो पंजाब में जाकर बस गए थे। पंजाब का एरिया उन्हें बहुत अच्छा लगा था, जहाँ उन्हें भारतीय धर्म की जो इंडिया का टेक्स्ट है, इंडियन टेक्स्ट लर्नन, इंडियन की रिलीजियन, फिलोसफी, ये सब कुछ उनको चांस मिल गया कि इसके बारे में वो जान पाए, सीख पाए। यानी कि वो खुद अपनी मर्जी से इंडिया नहीं आया था, गजनी उसको अपने साथ जब आक्रमण करके लेके आया, तो वो जो इंडिया का कुछ पार्ट है वो गजनी के एम्पायर में ही आता था, जिस वजह से उसको इंडिया के साथ जुड़ने का मौका मिला। जब वो इंडिया कल्चर और इंडियन रिलीजियंस के साथ जुड़ा, उसको इंटरेस्टिंग लगा, तो उसने उसको आगे जानने की कोशिश की। ही केम इनटू कॉन्टैक्ट विद द लोकल संस्कृत स्कॉलर्स, वह स्थानीय संस्कृत विद्वानों के संपर्क में आए। यानी कि वो देखो, जो होता है ना उत्सुक, क्यूरियोसिटी जिसके अंदर होती है कुछ चीज़ें जानने की, कुछ नया सीखने की, वो उस टाइम के उस पीरियड के लोग ढूंढ ही लेता है। जैसे कई लोग होते हैं ना खेलने में इंटरेस्टिंग होते हैं, वो उन लोगों के साथ फ्रेंडशिप करेगा। कुछ लोग बातें करने में बहुत माहिर होते हैं, तो कुछ लोग उनके साथ दोस्ती करेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ाई में इंटरेस्ट लेते हैं, तो वो पढ़ाई करने वाले दोस्त ही बनाएंगे। यानी कि उन्होंने भी अपने संगत के लोग ढूंढ लिए थे, संस्कृत के विद्वान ढूंढ लिए थे, स्कॉलर्स, जिनसे ये संस्कृत भी सीखा। तो इन्होंने किताब लिखी थी बेटा, जो अल-बिरूनी था, किताब उल हिंद में इन्होंने क्या बताया, देखिए। ही ट्रेवल्ड वाइल्डली इन द पंजाब एंड पार्ट्स ऑफ नॉर्थर्न इंडिया। ही कलेक्टेड वेरियस इन्फॉर्मेशन एंड रोट ए बुक कॉल्ड किताब उल हिंद। इन्होंने पंजाब और उत्तरी भारत के बहुत सारे हिस्सों में इन्होंने घूमा, यात्राएं की, अलग अलग जगह से अलग अलग चीज़ें इन्होंने कलेक्ट की और उस बुक में इन्होंने राइट कर दिया। उस बुक में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए छोड़ गए थे लिखकर, तो उस बुक का नाम लिख दिया था किताब उल हिंद। यानी कि हिंद की बुक है, हिंदुस्तान की बुक है, तो किताब उल हिंद का नाम इन्होंने उसको दिया। किताब उल हिंद वाज रिटन इन अरबिक लैंग्वेज एंड वाज डिवाइडेड इनटू 80 चैप्टर्स। जो किताब उल हिंद थी वो अरबी, क्योंकि ये देखो इनकी मदर टंग अरबी थी, जिनको जो लैंग्वेज बहुत ज़्यादा अच्छे से आती है या बहुत ज़्यादा जिसमें वो कॉन्फिडेंस फील करता है, वो उसी लैंग्वेज में ज़्यादा चीज़ें लिखने की कोशिश करता है। तो अल-बिरूनी ने अरबी लैंग्वेज में जो किताब उल हिंद लिखी इंडियन कल्चर के बारे में, इंडियन सोसाइटी के बारे में, उसमें 80 चैप्टर्स थे, यानी कि 80 अध्याय थे। और बाद में कुछ लोगों ने उसको हिंदी में ट्रांसलेट भी कर लिया था। वट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव टू राइट ऑफ द बुक, जो इन्होंने बुक लिखी उसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव था, क्यों बुक लिखना चाहते थे? क्योंकि ये ना भारत के धर्म, दर्शन, यानी कि फिलोसफी, फेस्टिवल्स, एस्ट्रोनॉमी, एल्केमी, मैनर्स, कस्टम, सोशल लाइफ, वेटेज, मेजर्स, आइकनोग्राफी, लॉज एंड मेट्रोलॉजी, सब के बारे में बहुत ही अच्छे से जानना चाहते थे और लोगों को बताना चाहते थे कि यहाँ के क्या शिष्टाचार हैं, क्या रीति रिवाज हैं, जीवन कैसा है, यहाँ कानून कैसे हैं, इन सब से वो निपटना चाहते थे और अच्छे से डिस्क्राइब करना चाहते थे। अल-बिरूनी ने गणितीय दृष्टिकोण अपनाया, यानी कि मैथमेटिकल अप्रोच को इन्होंने अडॉप्ट किया था। वह प्रत्येक अध्याय को एक पर्सन के साथ शुरू करता था। यानी कि जब हमारे माइंड में कभी क्यों आएगा, व्हाट, व्हाई, होम, कब, क्यों, कैसे, किसके लिए हुआ, तो ही हम उसके बारे में जान पाएंगे। अगर हमें कोई बात बताता है, हम कहते हैं चल छोड़ ना, हमसे रिलेटेड नहीं है, तो हम उसके बारे में और ज़्यादा नहीं जान पाते। जब हमें लगेगा क्यों, ऐसा क्यों हुआ, कब हुआ, होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, होना चाहिए तो क्या ये दूसरे तरीके से हो सकता था। तो जब इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे माइंड में आएंगे, तभी हमारा थॉट प्रोसेस स्टार्ट होता है, तभी हम उसके बारे में ज़्यादा रिसर्च कर सकते हैं।
ठीक है। तो अल-बरूनी ने एक मैथमेटिकल अप्रोच अपनाया, पर क्वेश्चन से स्टार्ट करते थे, उसके बाद वो उसके रीजंस ढूंढते थे, उसके बाद वो उसको कंपेयर करते थे। तो स्कॉलर्स व्यूज विद द मेथड इज रिजल्ट ऑफ मैथमेटिकल ओरिएंटेशन। इस पद्धति को देखने वाले विद्वान उनके गणितीय अभिविन्यास का परिणाम है। तो उनको जब उन्होंने बुक लिखी या इंडिया में जब वो घूमने आए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उन्होंने भी फेस की होगी। जब भी हम किसी भी नई चीज़ को स्टार्ट करते हैं तो हमारे सामने कुछ ऑब्स्टेकल्स या बैरियर्स आते ही हैं, हमें उनको रिमूव करके आगे बढ़ना होता है। अल-बरूनी जो था उसने भी बहुत सारी बैरियर्स या ऑब्स्टेकल अंडरस्टैंड किए थे इंडियन सोसाइटी को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए। जो सबसे पहला बैरियर था वो था लैंग्वेज। उसके लिए संस्कृत अरबी मतलब जो संस्कृत लैंग्वेज थी वो अरबी और फ़ारसी से बहुत ज़्यादा अलग थी। यानी कि अरबी और फ़ारसी में बहुत ज़्यादा इस्लाम लोग रहते थे, तो एक तरीके के लैंग्वेज, एक तरीके का वो ट्यून यूज़ करते थे, बट संस्कृत बहुत ज़्यादा अलग हो गई उसके लिए। और जो हमारे आइडियाज़ या कॉन्सेप्ट्स थे वो दूसरी लैंग्वेज, अगर हमारे इंडिया का कोई इंसान उनको कोई हमारे आइडियाज़ या थॉट्स समझाएगा तो वो अपनी लैंग्वेज में समझाएगा, उसके भाव, उसकी फीलिंग वो उस तरीके से होगी। तो दूसरी अगर उनको वो अरबी और फ़ारसी में उस तरीके से एक्सप्लेन भी करेगा तो वो उस फीलिंग के साथ एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। यानी कि उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी लैंग्वेज, कि मैं उस फीलिंग्स को, उस थॉट्स को, उस आइडियाज़ को उस लैंग्वेज जैसा ही अपनी अरबी या फ़ारसी लैंग्वेज में किस तरीके से एक्सप्लेन करूँ। उसके सामने जो सेकंड बैरियर था वो था रिलीजियस, क्या था, रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिस। कि हम इंडिया में ना अलग अलग टाइम पीरियड पे लोग, अलग अलग टाइम पीरियड क्या, अलग अलग स्टेट में, जैसे कि कहीं पे वैष्णव धर्म को मानते थे, कोई बौद्ध धर्म को मानते थे, कोई जैन धर्म को मानते थे, कोई पशुपति शिव को मानते थे, कोई शिव को मानते थे, कोई माता को मानते थे। यानी कहीं जाति प्रथा थी, कहीं सती प्रथा थी, कहीं बाल विवाह था, कहीं विधवा बाल, जो विधवा था उनका जीवन के लिए अलग कुछ रीति रिवाज थे। यानी कि हम एक कस्टम, एक रीति रिवाज, एक जैसा रिलीजियसन फॉलो नहीं करते थे। अलग अलग स्टेट, जैसे स्टेट चेंज हुई कस्टम भी चेंज हो गया, रीति रिवाज भी हमारे जो हैं वो चेंज हो जाते थे। जैसे इस्लाम में लोग सिर्फ इस्लाम को ही मानते थे, सब लोग मुस्लिम थे तो मुस्लिम थे, अरबी कंट्री में तो ऐसा ही होता था, बट इंडिया में ऐसा नहीं था। स्टेट चेंज, लैंग्वेज चेंज, वहाँ के कस्टम चेंज, ठीक है। और तो ये भी एक उसके लिए बैरियर था कि वो हर एक जगह पे जाके कुछ अलग देखने को मिलता था, तो वो अंडरस्टूड नहीं कर पाता था कि मैं किसके बारे में लिखूं और किसके बारे में ना लिखूं, कौन ज़्यादा बेटर है, कौन बेटर नहीं है, ये गलत है या वो गलत है। तो उसको समझ नहीं आता था कि ऐसा इंडिया में अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग कस्टम्स वगैरह क्यों हैं। और थर्ड बैरियर उसके सामने जो आया था वो आया था सेल्फ ऑब्जर्वेशन। यानी कि वो लोगों को अपने आप ही ऑब्जर्व कर रहा था, उसको जो गलत लग रहा था वो लोगों को बता रहा था कि ये चीज़ें हैं ना यहाँ पे गलत है, ठीक है। मुख्य रूप से ब्राह्मणों, और वो ना जो ये ब्राह्मण ने जो बनाया था वेद, पुराण, भगवत गीता, वर्ड्स ऑफ पतंजलि, क्योंकि उनको लगता था अक्सर वेदों, पुराणों, भगवत गीता, पतंजलि के कार्य और मनुस्मृति के उदाहरण देते थे। जब भी वो ब्राह्मणों यहाँ पे उन्होंने देखा कि लोग ना, तीसरी जो उनके सामने बात आई थी वो सेल्फ ऑब्जर्वेशन की आई थी, कि लोग अपने आप को खुद ऑब्जर्व नहीं कर रहे थे। वो ये कहते थे कि पंडित जी ने ये कह दिया क्योंकि भगवत गीता में लिखा हुआ था, या वेद पुराण में लिखा हुआ था, या पतंजलि में लिखा हुआ था। तो लोग अलग अलग चीज़ को फॉलो करते थे, कोई गीतांजलि को, कोई पतंजलि को, कोई भगवत गीता, कोई वेद पुराण को। लेकिन मतलब यही है कि पंडित लोगों पर ज़्यादा निर्भर थे, ब्राह्मण लोगों पर ज़्यादा निर्भर करते थे। और ब्राह्मण लोग ही क्या थे, वो अपने आप को मेच्योरिटी, अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए जैसा गलत भी उनके दिमाग में आता था वो बोल देते थे कि ये चीज़ तो भाई अच्छी है। यानी कि जो 4 धर्मों में लोगों को बंटवारा कर रखा था, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, कि वो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं था। तो ये 3-4 प्रॉब्लम्स थी जो अल-बरूनी ने फेस की थी जब वो इंडिया आया था। अल-बरूनी ने जाति व्यवस्था पर भी, कास्ट सिस्टम पर भी अपनी डिस्क्रिप्शन दिया है, कास्ट सिस्टम पर भी वो बोले हैं। अल-बरूनी अन्य समाजों के साथ तुलना करके जाति व्यवस्था को समझाने की कोशिश की है, यानी कि अदर सोसाइटीज़ के साथ हमारा जो कास्ट सिस्टम है उसको उसने कंपेयर किया है। ही सेड दैट इट ऐसे एनिसेंट परेशिया देयर वर 4 सोशल कैटेगरीज। उन्होंने कहा प्राचीन फारस में 4 सामाजिक श्रेणियाँ थी, शूरवीरों की, राजकुमारों की, नाइट्स और प्रिंसेस की, मॉन्क्स एंड प्री प्रीस्ट एंड लॉयर्स, कहते हैं कि भिक्षुकों की, अग्नि पुजारियों की, वकीलों की, फिजिशियंस की, एस्ट्रोनॉमर्स की एंड अदर साइंटिस्ट की, चिकित्सकों की, खगोल विद्वानों की। यानी कि हर कंट्री में ऐसा होता है,
या तो वहाँ कोई राजकुमार होगा, कोई प्रिंस फैमिली से बिलोंग करता होगा, कोई सेना शक्ति में होगा, कोई भिक्षुक होगा, कोई पुजारी होगा, कोई लॉयर होगा, कोई फिजिशियन होगा, कोई एस्ट्रोनॉमर हो। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता शूद्र ये ऐसा। लेकिन उन्होंने यह समझने की कोशिश की कि सामाजिक विभाजन में भारत के लिए कुछ यूनिक ही सिस्टम था। देखो हमारा जो सोशल डिवीज़न था वो कितना यूनिक था, मतलब नॉट यूनिक टू इंडिया, इंडिया के लिए वो मतलब इस तरीके से नहीं था, पर हमारे लिए वो बड़ा यूनिक था। कैसे देखो, हमने 4 तरीके से बांट रखे थे, ब्राह्मण, अक्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। तो उन्होंने कहा कि इस्लाम के भीतर सभी पुरुषों को एक जैसा माना जाता है, केवल धर्म की जो निष्ठा पर है कि वो उसको प्योरिटी से अपने जो उसका धर्म है, उसका जो रिलीजन है, उसको वो ऑब्जर्व कर पाता है, उसको वो निभा पाता है या नहीं निभा पाता। लेकिन इंडिया में तो 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बारे में उसने आके जब यहाँ पे पढ़ा तो उसको लगा कि ये सब सिस्टम नहीं होना चाहिए, सब लोगों को बराबर का राइट्स मिलना चाहिए। जिसमें एबिलिटी है वो आगे बढ़ जाएगा, जिसमें एबिलिटी नहीं है वो वहीं रह जाएगा। जाति व्यवस्था के ब्राह्मणवादी वर्णन की स्वीकृति के बावजूद अल ब्रूनी ने प्रदूषण की धारणा को अस्वीकार किया। कहते हैं कि जो ये कास्ट सिस्टम है उससे बहुत ही डिसअपॉइंटेड हो गए थे अल ब्रूनी कि जो ये ब्राह्मण है ना, ये बहुत ही मिसगाइड करते हैं लोगों को, अच्छी चीज़ को भी तोड़ मरोड़ के बता देते हैं, उनके दिमाग में ही गलत गलत जो थॉट्स हैं वो डाल देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अकॉर्डिंग टू हिम द नोशन ऑफ पोल्यूशन विच वाज इंटरेस्टिंग टू कास्ट सिस्टम वाज अगेंस्ट द लॉज ऑफ नेचर। उनके अनुसार जो जाति व्यवस्था की आंतरिक प्रकृति है वो नियम के खिलाफ है। यानी कि लोग जो अंदर से मानते हैं ना कि ये छोटा है क्योंकि ये शूद्र में जन्म लिया है, या ये बहुत अच्छा है क्योंकि इसने क्षत्रिय में जन्म लिया, तो ये गलत है। अल ब्रूनी ने जाति व्यवस्था के विवरण पर उनकी प्रामाणिकता का प्रभाव संस्कृत के ग्रंथों से था, जो ब्राह्मणों